मित्रों नमस्कार। मैं नीरज नयन आज पुनः एक बार एक लंबे अंतराल के बाद आप सभी लोगों से मुखातिब हो रहा हूं बिहार स्वाभिमान आंदोलन के फेसबुक पेज पर। बंधु, आज मैं उस समस्या को लेकर परिचर्चा करने वाला हूं जो न कि बिहार की समस्या है, न कि हमारे देश की समस्या है, बल्कि यह समस्या पूरे विश्व की समस्या है, पूरे मानव जाति की समस्या है। हाँ, मैं बात कर रहा हूं कोविड 19 का, कोरोना का। आज कोरोना से सिर्फ आपका परिवार ही नहीं, आपका गांव ही नहीं, आपका शहर ही नहीं, पूरा विश्व मरमाहत है। और इसके तरह तरह के उपाय हो रहे हैं। बहुत तरह के संसाधन न होते हुए भी लोगों ने इससे लड़ने का प्रयास किया। लेकिन आज समय बदला है। जहां रूस ने वैक्सीन बना लिए हैं, वहीं भारत लगातार अच्छी चिकित्सा के बदौलत मृत्यु दर को कम किए हुए है और बहुत रोगियों को राहत मिल रहा है। ऐसे में हम आज दो चिकित्सकों के साथ चर्चा करने वाले हैं कि वर्तमान परिस्थिति में हम कोरोना से कैसे बचे, बचाव क्या हो सकता है। हमारे साथ शहर के मशहूर चिकित्सक डॉक्टर अतुल कुमार जी जुड़ गए हैं, जिनकी अच्छी खासी प्रैक्टिस है। एक युवा डॉक्टर जिन्होंने इस कोरोना को बड़ी नजदीक से देखा है, उनके काफी अनुभव हैं कोरोना के बारे में। आज हम उनसे जानना चाहेंगे कि कोरोना काल में हम संक्रमण से कैसे बचें, कैसे निजात पाएं, हमें प्राथमिक तौर पर क्या क्या करना चाहिए। बहुत सारी बातें हमें मीडिया के द्वारा बताई गई, प्रधानमंत्री जी ने बताया, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बताया जाता है, जागरूकता फैलाई जा रही है। लेकिन जो एक डॉक्टर जो इसको करीब से देखा है, जिन्होंने, उनका अनुभव हम लेना चाहेंगे और कैसे संक्रमण कम हो, इस पर बात करेंगे। तो डॉक्टर अतुल हमारे साथ जुड़े हैं। हम उनका अभिनंदन करते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। दूसरे मेहमान हमारे डॉक्टर विनायक हैं, जो मुजफ्फरपुर शहर से ही हैं। डॉक्टर विनायक भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। कुछ तकनीकी गड़बड़ी के कारण डॉक्टर विनायक अभी स्क्रीन पर दिख नहीं रहे, वो दिख जाएंगे। तो मैं सवाल डॉक्टर अतुल कुमार जी से करना चाहूंगा कि कोरोना का लक्षण क्या क्या होता है। डॉक्टर साहब, हम कोरोना को पहचानेंगे कैसे, जबकि बहुत सारी जानकारी हमें मिल गई है। मैं आपके शब्दों में जानना चाहता हूं कि कोरोना के क्या क्या लक्षण होते हैं, डॉक्टर साहब। कोरोना का जो लक्षण है वो एकदम आम लक्षण ही है, बिल्कुल फ्लू जैसा। जी हाँ। जैसे आपको हल्का सा सूखी खांसी रहेगी। सबसे ज्यादा लक्षण जो चाइना में पाया गया था, सूखी खांसी। अगर उसमें कफ रहेगा तो बहुत ज्यादा उसमें कफ नहीं रहेगा, पानी जैसा ही बहता है, उसमें हलपतला पानी थोड़ा थोड़ा बहेगा। उसके बाद थकान सबसे ज्यादा होती है इसमें, क्योंकि शरीर का ऑक्सीजन जो लेने का क्षमता है उसको ये बहुत ही कम कर देता है। उसके बाद इसमें आपको फेफड़े में इतनी ज्यादा ये फैल जाती है कि दम भी फूलने लगता है। चौथा जो सबसे बड़ा इसका है, दम फूलना। सूखी खांसी और दम फूलना, अभी ये दो ऐसी चीज है जिस पर आरटीपीसीआर जांच कोरोना का लिखा ही जाता है, कोई भी डॉक्टर लिख ही देते हैं उनको। उसके बाद तीसरा लक्षण है मरीज को टेस्ट चेंज हो जाना। टेस्ट सडन चेंज हो जाता है। और टेस्ट चेंज होके क्या कि मतलब टेस्टलेस हो जाता है, कुछ पता ही नहीं चलना। कुछ भी खाइएगा, मीठा खाइए, तीता खाइए, उसको टेस्ट पता ही नहीं चलेगा। टेस्ट के साथ साथ स्मेल भी लगभग 90% खत्म हो जाता है। सिर्फ तीखा स्मेल, मिर्चा वगैरह का ही बचा रहता है। बाकी जितना भी नॉर्मल स्मेल है वो सब चला जाता है। इसके बाद का जो सबसे अहम जो साइन है वो गला में दर्द रहना। गला में दर्द के साथ साथ उसको खांसी करने का मन करेगा, लेकिन खांसी करने पर क्योंकि सूखी खांसी है तो कुछ निकलेगा नहीं। यही इतना ही मेन सिम्टम है। अगर इतना सिम्टम के साथ
अगर किट टेस्ट बेसिकली एंटीजन का होता है, अगर पॉजिटिव हो यस। गया तो वो कोरोना का मरीज हो गया। किट से अगर एक बार पॉजिटिव हो गया तो फिर आरटीपीसीआर का जरूरत है नहीं। तो इतना जो साइन अभी बोले, यही मेन साइन है। इतना, इस अगर ये सब साइन नहीं है और आदमी कोई भी दुनिया का टेस्ट में अगर पॉजिटिव हो रहा है, तो उसको कोरोना का इन्फेक्शन जरूर हुआ है, लेकिन उसका शरीर में लड़ने का क्षमता डेवलप हो गया है, इसलिए उसको अब सोचने का, उसको टेंशन का जरूरत नहीं है। चलिए, सारा सार इसी में है कोरोना का। बहुत अच्छी बात आपने बताई कि लक्षण क्या क्या है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इन लक्षणों को देखते हुए हमें क्या करना चाहिए, प्राथमिक उपचार हमें क्या लेना चाहिए, आप क्या सजेस्ट आ, करते हैं? जब जब ये प्राथमिक लक्षण हमें दिखाई दें तो हम सबसे पहले क्या करें? इसमें अ, जिस तरह के इसका जो भी मेडिसिन है, इसका कोई सारी दुनिया जान रही है, आप भी जान रहे हैं कि इसका कोई सटीक ट्रीटमेंट अभी नहीं आया है। तो सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही चलता है इसमें। अगर मान लीजिए कि गला में खराश है, तो इसके साथ कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, तो कोई एंटीबायोटिक जोड़ा जाता है जो उसको कम करे। अगर इसमें सूखी खांसी है, तो एक्सपेक्टोरेंट होते हैं कुछ दवाइयाँ जो कफ निकालने के लिए यूज की जाती है। अगर इसके साथ है डिस्निया, अगर दम फूल रहा है, तो दम, उसके लिए कॉपी कर लो अपना। जो सांस की नली है, सांस की जो नली है उसको थोड़ा सा डायलेट करने के लिए कि दम कर कम दिए हैं। फूलेगा, मेडिसिन स्टेरॉयड वगैरह यूज की जाती है। मतलब इसमें जैसा सिम्टम होगा, अगर मान लीजिए कोई कोरोना का एकदम सीवियर केस है, सीवियर केस में क्या होता है कि आपको पूरा खून का थक्का जम जाएगा लंग्स में, फेफड़े में। उस समय इसमें एनोक्सापेरिन नाम की एक दवा है जो आजकल सबसे ज्यादा कोरोना में, जिसका डिमांड काफी बढ़ गया है, जो पहले बहुत कम चलता था, वो दी जाती है। तो मतलब इसका जिस तरह का सिम्टम है, बीच में एक दवा थी रेमडेसिविर, जो कि एक लास्ट ट्रीटमेंट के रूप में, अंतिम जब कोई उपाय न मिले तब उसके रूप में इसका यूज होता था। एंटीवायरल में 74% से ज्यादा आदमी जिसको वो दिया गया, उसमें वो सीवियर केस को ठीक कर दिया, रेमडेसिविर। तो इसमें जिस तरह के सिम्टम, उस तरह का इसका मेडिकल ट्रीटमेंट होता है। इसमें जो बच गया वो बच गया। एक ये बात इससे हट के ये बोलना चाहेंगे कि आज जो भारत इस बीमारी से बहुत कम इससे इन्वॉल्व है, इसका सबसे बड़ा कारण हमारी प्राचीन खाने की जो पद्धति है वो है। मतलब एलोपैथिक सिस्टम से हट के जो हम लोग के पूर्वज जो खाने का जो सिस्टम डेवलप किए थे कि दाल भात रोटी सब्जी अचार भुजिया सलाद, उसमें मिनरल्स रहता है जो कि बहुत जरूरी है इम्यूनिटी के डेवलप करने में। उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रहता है जो कि बहुत जरूरी है आपको, जितने भी लिम्फोसाइट वगैरह हैं जो शरीर में लड़ते हैं सारे बैक्टीरिया वायरस से, उसको डेवलप करता है। सबसे बड़ा सिस्टम जो और दुनिया में कहीं नहीं है, जो मसाला का सिस्टम है, जैसे जो गरम मसाला है, गरम मसाले के जितना भी आइटम है, उसमें जितना भी माइक्रो न्यूट्रिएंट, उसमें जितना भी इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, उसमें जितना भी ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट है, वो सब के कारण ही आज इंडिया इस वायरस से सबसे कम चपेट में है। मेरे जो जितने भी मित्र लोग हैं वो सब जानते हैं कि, हालांकि जो भी एलोपैथी के डॉक्टर होते हैं वो आम मरीज को बोलते हैं कि आप मसाला वगैरह नहीं खाइए, लेकिन हम किसी मरीज को नहीं बोलते हैं। हम बोलते हैं कि आप मसाला कभी भी मत छोड़िए, आप खाइए, क्योंकि उसी के चलते आज इंडिया का इम्यूनिटी अदर कंट्री से बेस्ट। दाल भी यहाँ पर बहुत वेराइटी की यूज की जाती है, अदर कंट्री में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। जो कि प्रोटीन बनाता है दाल, जिससे एंटीबॉडी बनता है। तो इंडिया अभी कोरोना वायरस से जीत इसीलिए सक रहा है कि हम लोगों के पूर्वजों का जो खाने का तरीका था वो आज भी कहीं ना कहीं बरकरार है। मान लीजिए कहीं अगर ऐसी अगर फास्ट फूड भी बन रहा है, तो उस फास्ट फूड में भी जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं मसाले के, चाहे अगर बिरयानी भी बन रहा है तो उसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं मसाले के, वो भरपूर यूज होता है, जिसका सबसे बड़ा रोल है। अब ढेर सारे अब आता है आते रहता है कि कहीं आदि में ये है, लहसुन में ये है, इसका सेवन करें, इसका सेवन करें, इसका सेवन करें। तो हम लोगों का जो बहुत पहले का जो पद्धति है, वही हम लोग को आज बचा रहा है। हम तो यही फील कर रहे हैं अभी इतना दिन से, इतना देखने के बाद।
बहुत अच्छा आपने बताया कि हमारे जो खाने पीने की शैली है, जो प्राचीन शैली है, हम मसाले का इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाता है। आज यह बात कही जा रही है कि कोरोना को देखते हुए हमें गर्म पानी का इस्तेमाल करना चाहिए, हमें काढ़ा लेना चाहिए। तो एलोपैथ के डॉक्टर भी आयुर्वेदिक नुस्खे हमें बताते हैं। कहाँ तक यह कारगर है कि काढ़ा, गर्म पानी, हल्दी, दालचीनी, तुलसी, क्या इन सब बातों से भी हम इसको रोकते हैं, इसको थामते हैं? क्या इसकी सफलता देखी जा सकती है कि हम काढ़ा, तुलसी ये सब लेने से संक्रमण से बचते हैं? क्या इसमें सच्चाई है डॉक्टर साहब? हम एक बात बोलते हैं उससे सारी सच्चाई आपको झलक जाएगी। जैसे जी मान हाँ। लीजिए कि हम अंग्रेजी सिस्टम का कोई भी दवा, कोई भी अगर एक गोली खाते हैं या दो गोली खाते हैं, और हम लोग डेली एक थाली खाना खाते हैं, तो अगर एक गोली का इतना वैल्यू है, तो एक थाली खाना का कितना वैल्यू होगा जो हम लोग रोज खाते हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि खाना का रोल दवा के रोल से हमेशा ज्यादा रहेगा। अब उस खाना का जो क्वालिटी है, उस खाना का जो डाइवर्सिटी है, वो जितना अच्छा रहेगा, वो शरीर को उतनी एंगल से मजबूती देगी। एक तो खाना का सिस्टम को बहुत कम आदमी ठीक से समझते हैं। खाना में आपको एक सबसे बड़ा कंपोनेंट है कार्बोहाइड्रेट। अच्छा। उसके बाद सेकेंड नंबर में सबसे बड़ा कंपोनेंट है प्रोटीन। थर्ड नंबर में सबसे बड़ा कंपोनेंट है आपको ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स। और फोर्थ नंबर में सबसे बड़ा कंपोनेंट है आपको इनऑर्गेनिक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब लोग इस तरह से नहीं समझते हैं। पहले हम लोग ज्वार का आटा खाते थे, बाजरे का रोटी खाते थे, उसमें फाइबर्स अलग से मिलता था। अभी देखिए धीरे 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 खाना कहाँ आ गया है। अभी आपको किसी भी रेस्टोरेंट, किसी भी होटल, किसी भी अथी में आपको मैदा का चीज ही मिलेगा। अगर आप सिर्फ मार्केट से बोल दीजिए कि मैदा का चीज यूज नहीं करना है, सारे ठेले, सारे रेस्टोरेंट लगभग बंद हो जाएंगे। पिज्जा बर्गर तक बंद होने लगेगा। तो उस मैदा में क्या है, उसको छील दिए, उसको छिलका हटा दिए, उसका फाइबर हट गया। फाइबर्स में ही रहते हैं ज्यादातर इनऑर्गेनिक जो रहते हैं मिनरल्स वो। अब उसमें बच गया खाली ग्लूकोज। इसी एक सबसे बड़ा ये भी कारण है कि अभी पूरे वर्ल्ड में आपको डायबिटिक मरीज ज्यादा मिलेंगे। यही थोड़ा सा चेंजिंग के कारण। अब आपको 25 साल, 28 साल, मेरे एक मित्र हैं 35 साल के हैं, और वो अब इंसुलिन लेना पड़ रहा है, ओरल टेबलेट से कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो अच्छा। खाने का सिस्टम का जो बदलाव है, ये सब अब जो ये सब समझ गए हैं, जैसे अच्छे खासे जो समझ गए हैं वो अच्छे से कर रहे हैं। उसके बाद एक खाने का तरीका आपका इधर बदल गया है, ट्रांस फैट। किसी भी शायद ही कोई होटल होगा जिसमें आपको एक तेल में दोबारा नहीं छाना जाता होगा। अगर एक तेल में आप दो बार कोई चीज को पका रहे हैं, तो वो फैट बहुत हार्ड होते चला जाता है, फिर वो जहां जमेगा वहां से हटेगा नहीं। तो जितने अभी अभी बाईपास सर्जरी के मरीज देखते हैं कि इतने बढ़ते जा रहे हैं, दिल में जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें फैट जमता है, यही ट्रांस फैट जमता है, जो हम लोग लिट्टी और समोसा में बार बार छनाता है। और आगे चल के यही कहीं ना कहीं इम्यूनिटी को बहुत ही ज्यादा कमजोर कर देता है। जो आज एक साधारण सा खांसी भी आदमी को, अगर एक डायबिटिक मरीज को एक सिंपल सा फ्लू होगा तो वो उसको 1 महीना में ठीक होगा। अगर आपको होगा तो वो 1 सप्ताह में ठीक होगा। तो डॉक्टर हम साहब आप लोगों मुझे का ये जो बताएं, डॉक्टर साहब आप मुझे ये बताएं, जब व्यक्ति कोरोना संक्रमित हो जाता है, संक्रमण काल में उनके खाने की थाली कैसी होनी चाहिए? हम्म वो उनका संक्रमण एक काल में उनकी खाली के डॉक्टर थाली क्या में करते हैं? मैं आपसे भी सवाल लूंगा, ये इस सवाल का जवाब डॉक्टर अतुल दे ले, उसके बाद मैं डॉक्टर विनायक से भी जुड़ूंगा। जी हाँ, बताइए। खाने खाने की थाली में सलाद, ग्रीन वेजिटेबल्स, उसके बाद जितने भी चीज जो फुला करके खाया जा सकता है, मूंग, चना, चिनिया, बादाम, ड्राई फ्रूट्स वगैरह में ढेर सारे चीजें जो फुला के खाया जा सकता है, ये अंकुरित सारे भोजन। चीज एकदम अंकुरित भोजन, ये सारे शामिल होने ही चाहिए। रोटी चावल बहुत ही निम्न स्तर के भोजन, ये बहुत कम लोगों को पता है। फिर सारे फ्रूट्स थोड़े थोड़े, अगर आप रोज नहीं खा सकते हैं तो कम से कम एक महीने में 10 रंग के फ्रूट खाइए। कभी सेब खा रहे हैं, कभी सिर्फ नारंगी खा रहे हैं, कभी कुछ खा रहे हैं। डाइवर्सिटी जीवन में बहुत जरूरी है, विविधता बहुत जरूरी है।
यही खाना होना ठीक चाहिए। डॉक्टर साहब, मैं आपके पास आता हूँ। डॉक्टर विनायक आ गए हैं। डॉक्टर विनायक का मैं स्वागत करता हूँ। डॉक्टर विनायक के बारे में मुझे जानकारी मिली कि वो कोरोना संक्रमित हो गए थे, उनके पास इसका अनुभव भी है। डॉक्टर साहब, आप ये बताएं कि जब आप संक्रमित हुए तो कैसा महसूस कर रहे थे और किस तरह से ये क्रमवार आपको संक्रमित भैया करता गया, करता गया, और फिर आप इससे कैसे उभरे? मैं आपका अनुभव लेना चाहता हूं। डॉक्टर विनायक। भैया को नमस्कार हाँ, है। नमस्कार। बोलिए। नीरज अगर भैया हम आप लोग तो मेरी 5-6 बात को सालों से सुने हैं। हाँ हाँ सुन रहे हैं भैया, सुन रहे हैं। हाँ। बीच बीच में कट जा रहा है कनेक्शन। अच्छा। कह रहे हैं कि डॉक्टर अतुल जी को तो अभी हम जान रहे हैं, अभी देखे हैं, बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। और हम आप तो बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, 6-7 साल से हम लोग साथ में उठना बैठना खाना पीना रहा है हम लोगों का घर पे। आपके घर पे भी आना जाना रहा है, पूर्व परिचित है, हम लोग भाजपा में हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि एक बात इन्होंने सही कहा कि भारतीय जो परंपरा थी खाने की, और खासकर गरम मसाले की, वो लाजवाब है। लाजवाब इसलिए कि वो गरम मसाला नहीं है, वो है दवाई। दालचीनी भी दवाई है, लौंग भी दवाई है, छोटी इलायची भी दवाई है, बड़ी इलायची भी दवाई है। सब कुछ उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो मसाला है, सब दवाई है। दुनिया में उसको बोला गया मसाला, वो मसाला नहीं है, गरम मसाला नहीं है, उसका नाम गरम मसाला गलत दिया गया। वो है आयुर्वेदिक मसाला। सही की गलत? नहीं, सही आज बोल रहे हैं। हिंदुस्तान का आदमी बचा हुआ है इसलिए आज हिंदुस्तान का आदमी इसलिए बचा हुआ है नीरज भाई, कि हमारे यहाँ कैजुअलिटी नहीं हो रही है। और जहां तक संक्रमित होने की बात आपने कही है, तो मैं आपको बता दूं कि मेरा एक छोटा भाई है जो मेरे साथ रहता है, मेरा कजन ब्रदर है, मेरा सहयोगी है, मेरे साथ चलता है। क्योंकि मुझे गाड़ी चलाने नहीं आती है, वो गाड़ी चलाता है, मेरे साथ 24 घंटा रहता है। 9 तारीख को डॉक्टर साहब, डॉक्टर अतुल जी, वो घर से आया, उसने ये बताया कि मुझे बुखार हो रहा है हल्का हल्का और देह में थकान हो रही है। तो मैंने उसको बोला 9 तारीख को, बोला कि ठीक है, हो रहा है तो कल दिखाना। तो हम लोग 9 तारीख को साथ में खाना खाए। और साथ में खाने खाने का मतलब ये था कि उसके मेरे बीच की दूरी होगी 1 फीट, 6 मीटर नहीं, 2 मीटर नहीं। सुबह में फिर वो कंप्लेन किया कि हमको फिर बुखार हो रहा है, हल्का लग रहा है, थकान लग रही है। हम बोले चलिए तो चलते हैं हम लोग। मैं मास्क नहीं लगाता हूँ और सैनिटाइजर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करता हूँ, इसलिए कि मुझे हाथ में उससे एलर्जी है। और नाक में लगाता हूँ तो मुझे सांस का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है उससे लगाने से, नोचता है हमको, एलर्जिक टाइप के हम उसे नहीं लगाते। तो हम बोले चलो। तो गाड़ी में हम लोग साथ में गए, और एक तीसरे आदमी भी हमारे साथ गाड़ी में गए। तो हम लोग जब सदर में पहुंचे, तो तीनों आदमी का टेस्ट हुआ। वो आदमी, वो बेचारा बच्चा, वो हमसे बहुत छोटा है, 25-24 साल उम्र होगी उसकी, तो वो संक्रमित हो गया था, उसको पॉजिटिव आ गया। नीरज भैया सुन रहे हैं? सुन रहा हूँ। नीरज भैया, सुन रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ। तो मेरी बात बोलिए। समझिए। तो उन तो उन उन्होंने उनको हमने बोला, तो वो रिपोर्ट लेने गए थे। हम लोग आके बैठ गए सिविल सर्जन कार्यालय में। हमने बोला रोशन जाओ रिपोर्ट ले लो। तो वो जब रिपोर्ट लेने गए, तो वो वहां से फोन किए कि भैया आप लोग सब लोग नेगेटिव हैं, हम पॉजिटिव हो गए हैं। तो हम बोले कि अच्छा कोई बात नहीं है। वो घबराहट उसके फोन पे हमको, उसके आवाज से लग रहा था घबराहट में है। तो वहां पहुंचे। जब पहुंचे वहां, तो देखे कि उसके बदन से पसीना निकल रहा है बड़ी घबराहट में। हम पूछे क्या हुआ है, तो बोले कि आप लोग निगेटिव हो गए भैया, हम पॉजिटिव हैं। हम बोले ना तुम एड्स पॉजिटिव हो, ना तुम कैंसर पॉजिटिव हो, क्या हो गया? कोरोना तो एक साधारण बीमारी है। आओ बैठो, चलो घर चलते हैं, फिर हम लोग देखते हैं आगे की, देखेंगे लड़ाई। घर पे आया, बगल के रूम में उसको भेज दिया गया। हम लेके आए घर पे, साथ में आए हम लोग।
उसको क्वारंटाइन किए 10 तारीख को। तो 10 तारीख को हम नेगेटिव आए। फिर हम लोग सोचे, दोनों आदमी, जो एक तीसरा आदमी गया था तो उसको हमने बोला कि आप भी जब इनके साथ गए हैं तो आप भी पॉजिटिव हो सकते हैं, तो वो काम कीजिए, दोनों आदमी हम लोग साथ में रहते हैं, आइसोलेट हो जाइए, आप भी अपने घर से, हम भी अपने घर से, हम लोग एक रूम में ही रहते हैं, एक रूम में ही सोएंगे, टीवी देखेंगे, बातचीत करेंगे आपस में। तो बोले कि ठीक है। 13 तारीख को जब हम जाने लगे टेस्ट कराने, तो उन्होंने बोला कि 3 दिन बाद टेस्ट कराने से क्या फायदा है, हम लोग 7-8 दिन बाद चलेंगे। जब 3 दिन बाद गए, नीरज भैया सुन रहे हैं मेरी बात को? सुन रहे नीरज सुन भैया, रहा हूँ। डॉक्टर साहब। बिल्कुल बिल्कुल बोलिए। हाँ, आ डॉक्टर रहा है आवाज अतुल आपका। बाबू। तो 13 तारीख को मेरी कहानी सुनिए, बड़ी दर्दनाक कहानी है। तो 13 तारीख को जब हम गए टेस्ट कराने, तो वो आदमी मेरे साथ जबरदस्ती तैयार नहीं था टेस्ट कराने के लिए, बोला कि नहीं नहीं, 3 दिन बाद क्या टेस्ट कराएंगे, 7-8 दिन बाद कराएंगे। हम लोग चलिए ना टेस्ट करा लेते हैं, टेस्ट कराने में क्या है घबराहट। तो चलिए बाइक से चलेंगे, हम लोग चलिए। उसको शंका था कि चूंकि ये आदमी जो पॉजिटिव हुआ है, जो उनके साथ 24 घंटा रहता है, कहीं ऐसा ना ये संक्रमित हो गए हों और हम इनके साथ गाड़ी में जाए तो ये हम फिर से संक्रमित हो जाए। हम लोग नहीं, चलिए बाइक से चलिए। तो हम लोग बाइक से गए। बाइक से जब गए नीरज भैया, तो वहां पे वो आदमी पॉजिटिव हो गया 13 को। मैं फिर से नेगेटिव आया। सारी रिपोर्ट है मेरे पास, डॉक्यूमेंट एविडेंस है। ये नहीं है कि मैं झूठ बोला हूँ, डॉक्यूमेंटल एविडेंस है। मैं वकील का लड़का हूँ, डॉक्टर हूँ, तो मैं कुछ भी ऐसा ही नहीं बोलूंगा कि मुंह जवानी बोल दूंगा। लिखतंत्र का बात कर रहा हूँ, वक्तंत्र का नहीं। तो कह रहा हूँ कि वहां पे मैं पॉजिटिव, नेगेटिव हुआ, वो आदमी पॉजिटिव हो गया। फिर हम लोग शाम में आए घर पे अपने अपने, तो हम बोले कि मनीष जी आप भी अब पॉजिटिव हो गए हैं, तो आप अपने घर जाइए, अब हम अपने घर में अकेले आइसोलेट हो जाएंगे। तो हम अकेले आइसोलेट हो गए। मेरा एक बच्चा 2 साल का है, एक बच्चा 1 महीने का है। तो मुझे और घबराहट हुई कि ऐसा ना कि बच्चों को दिक्कत हो जाए, तो हम आके आइसोलेट हो गए। शाम को मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों नहीं प्राइवेट में जांच करा ले। फिर प्राइवेट में मैंने जांच किया, करवाया। डॉक्टर गौरव वर्मा जी के यहाँ वैशाली पैथोलॉजी में वो शुरू कर दिए थे, मुजफ्फरपुर में, उत्तर बिहार में पहला शुरू किए थे वो प्राइवेट लैब में, ये कोविड जांच। तो वो कोविड जांच हमारा हुआ। फिर हम आए एंटीजन टेस्ट में नेगेटिव, और एंटीबॉडी टेस्ट किए कि पहले से न हम इन्फेक्टेड हो, तो नेगेटिव पॉजिटिव आया, मतलब हम इन्फेक्टेड नहीं थे, तो एंटीबॉडी नहीं बनी थी, एंटीजन नेगेटिव था। फिर हम उसी शाम में पैथ काइंड में दे दिए नीरज भैया, सेम डे में। नीरज भैया सुन रहे हैं? अतुल बाबू, डॉक्टर अतुल बाबू। सुन रहे हाँ पूछिए हाँ पूछिए। हाँ हाँ, आ रहा है आपका। बोलिए तो बोलिए। फिर हम उसी दिन टेस्ट दिए, पैथ काइंड में हम उसी दिन टेस्ट दिए। जिस दिन मैंने सदर में कराया, जिस दिन वैशाली पैथोलॉजी में कराया, उसी दिन मैंने पैथ काइंड में भी दिया। और पैथ काइंड में 2 दिन बाद रिपोर्ट आया। 15 अगस्त को 5:30 बजे टेस्ट आता है, मैं हो जाता हूँ पॉजिटिव। मैं हो जाता हूँ पॉजिटिव, और अगला बंदा जो वैशाली पैथोलॉजी में पॉजिटिव था, सदर में पॉजिटिव था, वो आ जाता है नेगेटिव। नीरज भैया आप भी ऐसा सुने नहीं होंगे, इतना टेस्ट कोई कराता नहीं है। फिर हम क्या किए, हम बोले सुनिए हम टेस्ट पर भरोसा उठ गया है, हम 10 दिन क्वारंटाइन रहेंगे। और जो साथ में मेरे भाई रहता था, ये क्वारंटाइन था, जिसको सही में पॉजिटिव हुआ था, इसको लक्षण आया था, हमको कोई लक्षण नहीं आया। तो वो जब 20 तारीख को लौटा, मतलब 20 तारीख को क्वारंटाइन से बोला कि चलिए अब टेस्ट कराया जाए, तो 21 तारीख को मैंने टेस्ट कराया, वो भी नेगेटिव आया, मैं भी नेगेटिव आया, और तीसरा व्यक्ति भी नेगेटिव आया है। और एक आदमी मेडिकल कॉलेज से हमको फोन किए कि कुछ लोग टेस्ट नेगेटिव होने के बाद भी चेस्ट में, डॉक्टर साहब को मालूम होगा, नीरज भाई चूंकि मेडिकल साइंस के आदमी नहीं है, कई लोगों को पैचेज आ जा रहे हैं लंग्स में सीटी स्कैन में। तो मैंने सीटी हाँ, स्कैन भी कराया, मेरा और मनीष का सीटी स्कैन नॉर्मल था। जो अगला व्यक्ति था उसको एंटीबॉडी की टेस्ट भी कराया, उसको एंटीबॉडी बन चुकी थी, हमको भी एंटीबॉडी नहीं बनी, उसको भी एंटीबॉडी नहीं बनी। हम 10 दिन क्वारंटाइन रहे, फ्री में आइसोलेटेड रहे, फ्री में, कोई लक्षण नहीं, सीटी स्कैन में भी नहीं पाया गया, कोई पैचेज नहीं पाया गया।
जबकि आपने एक मेरे जागरूक कहने वाला जागरूक नागरिक का दायित्व तो निभाया। बहुत अच्छा। आप अपना अनुभव साझा कर रहे थे। और मैं डॉक्टर साहब अतुल जी से पूछना चाहूंगा कि संक्रमण से बचने के लिए किन किन बातों पर आज ध्यान देने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, बहुत बातें संक्रमण से हमें बताई बचने के गई है, लिए बहुत बातें हमारी जानकारी में हैं, बहुत सी बात, लेकिन आज तत्काल परिस्थिति में हम किन किन बातों को ध्यान रखें ताकि हम कम संक्रमित इस केस में अगर कोई व्यक्ति अगर खुद समझदार है, सिर्फ हम उसके लिए अभी पहले बोल रहे हैं, वो अपना पहले आकलन कर ले कि हमें कोई बीमारी पहले से है या नहीं। अगर मान लीजिए कि एकदम स्वस्थ है, अगर उसको कोई बीमारी जिंदगी में कभी नहीं हुआ है, तब उसको मेरे अनुसार घूमने की बिल्कुल आजादी है। तब वो अच्छा है कि संक्रमण हो ही जाए उसको। उस केस में बिल्कुल बिल्कुल जैसा मैं कि इसका इन्होंने समर्थन बताया, एंटीबॉडी बन जाएगा, वो हूँ। परमानेंट सुरक्षित हो गया। अगर आदमी समझदार है और ये भी समझ रहा है कि मेरी, जैसे मान लीजिए कि उसको 2 साल पहले कभी अगर खांसी होता था तो एक एक महीना रहता था, 2 2 महीना रहता था, जल्दी नहीं छूटता था। अच्छा डॉक्टर साहब वो डॉक्टर साहब आकलन कर डॉक्टर सकता है। साहब डॉक्टर साहब मैं बीच में इंटरप्ट करूंगा आपको। मैं जानना चाहूंगा कि अभी आप सरकारी सेवा में हैं कि प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। नहीं, हम प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, हम सरकारी सेवा में बिहार सरकार में नहीं है। नहीं है, कहीं सेवा में नहीं है। नहीं, नहीं है। इसीलिए आप ये बात बोल पा रहे हैं, इसलिए बता दे रहे हैं आपको। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिएगा। नीरज नयन भाई और डॉक्टर अतुल बाबू, हम आपको बता रहे हैं सर, आप कब से प्रैक्टिस किया जा रहा है? मैं तो इसी साल मार्च से हम बैठे हैं, 28 मार्च से। 28 तो हम 2009 के पास आउट हैं बीडीएस। तो मेरे कहने अच्छा। वाला है कि कह रहे हैं निरंजन भाई, आपको बता दें कि एम्स के डायरेक्टर जो हैं, रोज दिन आते हैं शाम में 4 5 बजे, टीवी भाषण देते हैं। उस हम्म। सरकारी वक्तव्य है उनका, क्योंकि अच्छा। सरकार में है, उनको वही बोलना है हम्म। जो सरकार ने उनको हम्म। निर्देश दिया है। ना, सही लेकिन बात। पूर्व डायरेक्ट आपको मालूम होगा सर, डॉक्टर अतुल जी, हम्म। आपको मालूम हम्म। होगा कि एक पूर्व डायरेक्टर हैं एम्स के, उनपे ये लाइबिलिटी नहीं है कि वो सरकार के निर्देश के हिसाब से बोलेंगे। उन्होंने हम्म। आर्टिकल छापा 6 दिन पहले हम्म। एडिटोरियल में। निरंजन भाई सुन लीजिए, निरंजन भाई सुन रहे हैं? हाँ, सुन रहा हूँ। आवाज आ रही है? तो आवाज आ रही है। उन्होंने एडिटोरियल छापा, हिंदुस्तान में निकला, टाइम्स ऑफ इंडिया में निकला। उन्होंने कहा कि देर इज ओनली वे टू इराडिकेट कोविड 19, इज द ओनली वे टू हर्ड इम्यूनिटी है। हर्ड इम्यूनिटी होगा, आप बाहर जाएं, मास्क खोलें, संक्रमित हो घर में बिल्कुल आए सही है। और बिल्कुल सही है, एकदम अपने सही है। अंदर इम्यूनिटी डेवलप करें, फिर आप बचेंगे। हम्म। और एक बात और पूछ रहे थे निरंजन भाई, डॉक्टर अतुल जी बैठे हुए हैं तो मैं भी इस प्रश्न का जवाब दे सकता हूँ, आपको दे देना हूँ। आप बीमारी के बारे में नहीं सोचिए नीरज भाई कि कौन सी बीमारी आएगी, आपको क्या करेगी। इससे पहले इन्फ्लुएंजा भी आया था। अपने पिताजी से पूछ लीजिएगा, जब टीबी हो जाता था, बाबा से पूछिएगा, या जो 70 80 साल के लोग होंगे उनसे पूछिएगा कि 40 साल पहले जब टीबी किसी को हो जाता था गांव से निकाल दिया जाता। गांव सही में बात है, रहने सही का बात। अधिकार नहीं था। आपके यहाँ कोई खाना सही खाने बात। नहीं जाता था। और उसको कहाँ रखा जाता था सही मालूम बात। है? जहाँ बकरी पाला जाता था, इसलिए कि बकरी के मूत्र सही में और बात। बकरी के दूध में वो ताकत है जो टीबी खत्म हो जाता था। उस समय टीबी का वैक्सीन नहीं था। तो सही बात। बीमारी और वायरस। फिर से विनायक जी अनुपस्थित हैं। डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे कि संक्रमण से बचने के लिए हमें तत्काल अभी क्या क्या करने की आवश्यकता है। तो संक्रमण से अगर आदमी अपने आप को खुद अगर इस कैटेगरी में बांट ले कि मेरा जो रोग से लड़ने का क्षमता है अगर अच्छा है, अगर ठीक है, तब हम फ्रीली घूम सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर उसको पहले से खांसी अगर लेट से ठीक होती थी, अगर डायबिटिक हैं या ब्लड प्रेशर के मरीज हैं या कोई और डिजीज है, तब वो अपने आप को भीड़ भाड़ से दूर रखें, थोड़ा सा वैक्सीन होने का थोड़ा सा वेट करें,
तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। और मान लीजिए जो समझदार नहीं है तो उस केस में तो प्रशासन पर ही जिम्मेदारी चली जाती है। थोड़ा सा भीड़ भाड़ वाला एरिया में थोड़ा सा दूरी बढ़ाया जाए, दुकानों की जो संख्या है, जो एसेंशियल है वही सब खुले। यही सब तरीका है, और तो कोई तरीका हो ही नहीं सकता है। आपने मुझे बताया संक्रमण से बचने का उपाय, आपने मुझे खान पान के बारे में बताया, और आपने यह भी बताया कि इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। मैं आपसे एक डॉक्टर के तौर पे जानना चाहता हूं कि जिस तरह से यह वैश्विक महामारी फैली, क्या इसका अवसान भी निकट भविष्य में दिखाई देता है, या ये चरम पर है, या ये डाउनफॉल में है? किस रूप में आप देख रहे हैं इसको? इसका जो फैलाव है वो चरम पर है। काहे कि अब जियोमेट्रिक तरीका से इसका ग्रोथ हो रहा है, तो इसका फैलाव जो है वो चरम पर है। लेकिन इसके खिलाफ जो शरीर का जो लड़ने का क्षमता है वो भी चरम पर जा रहा है। इसीलिए हम लोग इसके बीमारी के फैलाव बहुत हेवी होने के बावजूद भी भारत जो हम लोग का देश है वो सुरक्षित है। और खास के नॉर्थ इंडिया जो है वो भी सुरक्षित है, साउथ इंडिया भी सुरक्षित है। चारों बगल से ही हम लोग सुरक्षित हैं। कहीं कोई स्टेट अगर ज्यादा गड़बड़ रहता, जैसे मान लीजिए बॉम्बे और दिल्ली था, वो भी अब बहुत कंट्रोल होते जा रहा है। तो इससे खुशी की बात और क्या हो सकती। बिहार को किस दृष्टि में देख रहे हैं आप? बिहार में जिस तरह से उपाय संक्रमण को रोकने के लिए अधिक से अधिक टेस्ट किए जा रहे हैं, बीच में स्वास्थ्य सचिव को बदले गए, तो कुछ आमूल परिवर्तन आया है, कुछ अच्छा हो रहा है? मेरे ख्याल से बिहार के जो लोग हैं ये खुद बहुत, मतलब कि इनमें क्षमता है कि ये सरकार से जो दिशा निर्देश मिलता है उस पर पूरा ध्यान रखते हैं, पूरा नजर बनाए रखते हैं और उसी के अनुसार काम करते हैं। जैसे देखिए अभी ढेर सारा मार्केट खुल गया है, बहुत सारा मार्केट खुल गया है, लेकिन अभी भी जो बहुत सारे समझदार पब्लिक हैं वो अपने बाल बच्चों को बहुत लिमिट में ही आने का आदेश देते हैं, बहुत, या फिर खुद आ जाते हैं। अगर खुद आते हैं तो कोशिश करते हैं कि भीड़ भाड़ वाला कम इलाके से ही सामान खरीदा जाए। तो बिहार की जो पब्लिक है इसकी भले ही बाहर में कितनी बुराई की जाए, लेकिन ये खुद ही इतनी समझदार है, इसको हल्का सा भी दिशा निर्देश मिलेगा तो ये पूरा अपना आप को पालन करता है। ये तो हमको दिखाई दे रहा है अभी। कहीं कहीं पर थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है तो वो तो कहीं भी होगा, लेकिन 90% पब्लिक यहाँ का खुद से ही समझदार है। जैसे गांव में जाते हैं तो देखते हैं कि किसी से पूछते हैं कि आई बाजार कला न गेला, अखनी न जबई, अखनी बीमारी के चक्कर है, ई है यू है। ऐसा मुझे 90% पब्लिक से सुनने को मिलता है। तो ये एक तरह से जागरूकता ही दिखा रही है। तब इतना समझदार पब्लिक खुद से, जबकि सरकार धीरे धीरे बंदिश हटा रही है, तब भी पब्लिक है, तो ऐसे पब्लिक को तो बहुत समझदार ही कहा जाएगा। वो खुद से ही सक्षम है इस बीमारी से डील करने के लिए। डॉक्टर साहब, एक और सवाल। आज बारिश का मौसम समाप्त होने वाला है, और बारिश के मौसम समाप्त होने के बाद, बाढ़ जाने के बाद, एक तरह से लोग बीमार होना हम देख रहे हैं बरसों से, कि बुखार, फ्लू, इस तरह से लोगों में होता आया है, और आज वो हो रहा है। और एक वरिष्ठ पत्रकार कह रहे थे, उनका पोस्ट आया था कि गले में कुछ होता है तो लगता है कहीं वो तो नहीं, कोरोना तो नहीं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हम इस दोनों में क्या, कैसे अंतर पाएंगे? ये साधारण फ्लू है, बुखार है, या कोरोना है? कुछ आप दर्शकों को बताएं। इसमें क्या है कि सबसे पहले हम ये आपको बताते हैं कि जैसे ही बरसात या बाढ़ का मौसम आता है उस समय बीमारी काहे बढ़ जाती है। किसी भी चीज को आगे बढ़ने के लिए, खास के लाइफ, चाहे बैक्टीरिया हो, वायरस हो, वो सभी लाइफ में ही गिनती होता है। सब एक प्रकार का जीवन ही है। उसको पानी चाहिए, बरसात में पानी प्रचुर मिलता है। उसको टेम्परेचर चाहिए, इस समय टेम्परेचर भी अच्छा खासा मिलता है। यही कारण है कि इस समय आपको घाव हो या सर्दी हो या गला में खराश हो ज्यादा मिलेगा, क्योंकि किसी भी लाइफ को
ग्रोथ करने के लिए सबसे बेस्ट फेवरेबल कंडीशन होता है। ये हो गया इस सीजन में काहे बीमारी होता है इसका उत्तर। दूसरा उत्तर कि अगर मेरे गला में कुछ दिक्कत है तो वो नहीं है, ये पकड़ने का तरीका कोई कन्फर्मेटरी नहीं बता सकता है। अच्छा। हाँ, अगर आपको गला में खराश के साथ साथ दम फूलने की जो प्रवृत्ति है वो लगातार बढ़ते चला जाए, ऑक्सीजन सेचुरेशन जो होता है, सेचुरेशन प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो होता है SpO2, वो निरंतर गिरता जाए, तब आपको सतर्क होने की जरूरत है। तब कोरोना पर पूरा का पूरा ध्यान देने की जरूरत है। वैसे कोई जरूरत नहीं है आपको गला में खराश होने पर बहुत ध्यान देने की। नॉर्मल जो एक मेडिसिन सवाल चलता आ है रहा उसी में है, ठीक हो जाता है। आज संविधान आंदोलन के पेज की तरफ से एक सवाल आ रहा है कि मास्क कैसा पहने। मास्क मेरे ख्याल से अभी के समय में मास्क बिल्कुल जो एकदम साधारण मास्क है, खास के अगर कॉटन का हो। देखिए, जितना भी मास्क होगा ना, कोई भी दुनिया में मास्क होगा, N95 N99 कुछ भी कह लीजिए, वो कोई भी कोरोना वायरस अगर उसमें घुसना चाहेगा तो वो घुस ही जाएगा, क्योंकि वो किसी भी उसके जो सबसे छोटा छिद्र होता है उसका साइज उससे भी छोटा है। लेकिन अगर आप ढेर बहुत देर तक आपको मास्क पहनना है तो आपको सूती या खादी इस तरह के मास्क पहनेंगे। तो सूती और खादी बहुत मोटी खुद परत होती है, N95 जितना मोटा होता है, खादी तो खुद उतना मोटा होता है और आरामदेह भी होता है। तो अगर खादी का मास्क पहना जाए तो ये सबसे बेस्ट है। खादी का मास्क सबसे बेस्ट है। बहुत अच्छा हम्म। आपने बताया। और एक सवाल जहन में है कि ये संक्रमण, अब हम देखते हैं डेंगू को मच्छर जनित है, हम कालाजार हम्म। को देखते हैं मच्छर जनित है, हम्म। तो ये सब मच्छर से हुआ। आज तक ये पता क्यों नहीं लग पाया ये कहां से जनित है। आपका ये कोविड, ये कोरोना कहां से जन्म लेता है? क्या ये सचमुच लेबोरेटरी में बनाया गया है, जो बातें छन कराई कि किसी देश के द्वारा, चीन के द्वारा लेबोरेटरी में बनाया गया, जो आज तक चल रहा है? ये कैसे जनित होता है? कुछ लोगों ने कहा कि हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ किए, उसका ये नतीजा है। आप इसको किस रूप में देखते हैं? कोरोना का जन्म कहां से? बहुत सारे आर्टिकल्स वगैरह पढ़ने के बाद जो सबसे ज्यादा मजबूत जो तथ्य सामने आता है वो यही है कि प्रकृति से छेड़छाड़ करने के बाद ही ये सामने आया है, लेकिन ये कन्फर्मेटरी नहीं है। और दूसरा, हम एक अलग से एक बात कहना चाहेंगे कि जब भी किसी मामले में अगर राजनीति घुस जाए तो उसका असली सोर्स का भी पता नहीं चलता है। अब कोरोना वायरस के मामले में वर्ल्ड का सारा राजनीति इसमें, जो भी कहिए जितने भी विंग हैं सब इसमें अटैच थे। तब इसका आपको ओरिजिनल कॉज कहाँ से है वो पता ही नहीं चलेगा। वो सोर्स ही डिलीट कर दिया जाता है जहां से पता चले, तब कैसे पता चलेगा उसके से। तो ये एक पहेली है कि कोरोना का जन्म कहाँ होता है। हम उसे मार सकते हैं, उससे हम छुटकारा पा सकते हैं, उसका इलाज कर सकते हैं, लेकिन कोरोना का जन्म कहाँ हुआ है, वो कहाँ से जनित है, ये आज तक पता नहीं चला है। डॉक्टर साहब, नहीं। आपने बहुमूल्य समय दिया है। चलते चलते मैं आपसे यह सवाल पूछूं कि संक्रमित लोगों से लोग दूरी बना लेते हैं, जिसके कारण भी आज अकेलापन के कारण भी मौत हो रही है। और एक चर्चा ये आ रही है कि संक्रमित व्यक्ति जब ठीक हो जाते हैं, एक नए लक्षण देखने को मिले हैं। कल एक डॉक्टर साहब मुझे बता रहे थे कि ठीक होने के बाद आदमी को हार्ट अटैक आता है और वो समाप्त हो जाता है। क्या ऐसी बात आपकी नजरों में भी आई है कि संक्रमण के बाद, ठीक होने के बाद भी लोगों को ऐसा हुआ है? ये जोरों से चर्चा है। ऐसी बात, ये चर्चा है लेकिन ऐसी बात मेरे समझ में नहीं आई है। और डॉक्टर विनायक ने बहुत सारे अच्छे मजबूत तथ्य दिए थे। एक तो हम ये अलग से बोलना चाहेंगे कि हम हमने कोरोना का टेस्ट नहीं करवाया, हम कभी टेस्ट नहीं करवाए। अभी बहुत देर से आपको खाने पीने पर हम बहुत सारा बात बोले। हम बहुत पहले ही पहचान गए थे कि ये कोरोना वायरस जो है ये मेरे इम्यूनिटी का गेम है। अगर मेरा इम्यूनिटी उस लायक नहीं है तो कोरोना के सामने हम भी कुछ नहीं है।
और हमने अपने खाने के पद्धति को बहुत पहले से ही मजबूत रखा है, इसीलिए मुझे भरोसा था कि मुझे कोरोना होगा भी तो मेरा एंटीबॉडी मजबूत बन ही जाएगा, इसलिए हमने कभी टेस्ट ही नहीं करवाया। हमने करीब 8 से ज्यादा सीरियस कोरोना मरीज को देखा है, जो सब जगह जी हाँ। से गिर चुके थे, जो मेरे पास आके रोने तक लगे थे। घर पर जाके उनको हमने देखा, यहाँ तक कि उनका परिवार भी उनका बॉयकॉट कर दिए थे। सबका मेरे पास नाम है, जो लास्ट में ठीक होने के बाद मिठाई लेकर आए थे यहाँ पर, जिसमें आपके अहियापुर के भी 2-3 मित्र हैं, आपके घर के बगल के ही है, नीरज जी। अच्छा। उसके बाद हमने देखा कि जब मरीज को कोरोना पॉजिटिव हो जाता है और हल्का सा लक्षण रहता है तो उसको चारों बगल से डिस्कार्ड कर दिया जाता है। डिस्कार्ड कर देने के बाद ब्रेन जो होता है ना, ब्रेन जो है सो डिप्रेशन में एक तरह से चला जाता है। और एक बार जब दिल टूट जाता है तो वो बहुत मुश्किल से जुड़ता है, और ये अभी बहुत कॉमन समस्या है। गांव में भी देखते हैं कि कोई बोल देता हम है लोग हम किसी लोग किसी को हम लोगों को मजाक सुन में। पा रहे हैं नीरज भाई हम लोगों को सुन पा रहे हैं? सुन पा रहा हूँ, बोलिए विनायक जी। नहीं, बीच में हट गए थे हम लोग। हाँ हाँ। नहीं, डॉक्टर साहब की बातों को गंभीरता से मैं सुन रहा हूँ। ये हम्म। बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसलिए कि आपको बता दूं कि कोई भी डिजीज, खासकर इम्यूनिटी का मामला जब आता है, तो आप अगर दिल से कलेजे से कमजोर हैं तो आपका इम्यूनिटी और घट जाएगा। एकदम सही बात है ये। दुनिया में किसी रोग को हरा दिया जा सकता है जब आपका यहाँ से मजबूत हो जाए, चाहे वो बिल्कुल। कोरोना हो। और कोरोना किसी को हो जा रहा है तो पहले वो कम घबरा रहा है, उसके आसपास का लोग घबरा रहा है। डॉक्टर साहब तो डॉक्टरी करते हैं। डॉक्टर साहब आपके नॉलेज के लिए बता दूं, मैं डॉक्टर तो हूँ, लेकिन विगत 1-2 साल किया था, 2010 में। पिछले 10 साल से मैं नर्सिंग कॉलेज चला रहा था, फिर मैं समाज सेवा कार्य में आ गया, फिर 2019 से मैं दवाई कंपनी खोल लिया हूँ, दवाई का काम करता हूँ। तो लेकिन चूंकि बहुत सर्किल में डॉक्टरों की, यहाँ से लेकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कई लोग जानने वाले हैं, तो आता जाता है फोन, हम देख रहे हैं। लेकिन बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं जो नहीं जा रहे हैं, कुछ लोग हैं जो जाते हैं। नहीं जा रहे हमको, हम नहीं जा व्यक्तिगत रहे बता रहे हैं कि नहीं, हम 3 मरीज को, दवाई खरीदने वाला कोई नहीं था, उसका पूरा फैमिली संक्रमित था। तो हमको फोन किया कि संक्रमित तो है, आप दिखवा तो दिए, लेकिन आप दवाई कौन लाएगा? हम आपको दे सही देंगे बात। गेट पे खरीद। तो बोला कि आप आइएगा। हम बोले आएंगे, आप क्या आ रहे हैं? आइएगा। नहीं, आ रहे हैं, 1-1.5 घंटा 2 घंटा में दवाई खरीद के पहुंच जाएंगे। तो उनके यहाँ बिना पैसे दिए हुए पहले उनका दवाई खरीद के उनके गेट पे उनको जाके दिए। और मास्क हम लगाते नहीं है, तो वो लोग, पूरा मकान मालिक, उसका मोहल्ला बहुत चिंतित, हमसे पूछने लगा कि आप आए हैं, आपका परिचय, आप काहे आए हैं, आप खुद संक्रमित हो जाइएगा। हम बोले तो आपके पिताजी अगर मान लीजिए संक्रमण से मर गए तो क्या कीजिएगा? या आपका बच्चा ही मर जाए तब संक्रमण से क्या कीजिएगा? मरने मृत्यु का डेट दिनांक तय है अगर आप हिंदू हैं तब। तो इससे पहले भी वायरस था, इससे पहले भी था, इन्फ्लुएंजा था, टीबी था, निमोनिया था, और इसके बाद भी रहेगा। तो पहले देह को मजबूत कीजिए, बीमारी के बारे में कम सोचिए। सही बात। सही बात। नहीं तो कोरोना आएगा, बोरना आएगा, इससे भी खराब खराब वायरस है, इबोला है, इससे भी खराब है हैजा था, उससे भी खराब दुनिया का सबसे संक्रमित बीमारी नीरज भाई क्या है मालूम है? जानते हैं आप नीरज भाई? बताइए। विनायक जी के साथ यही दिक्कत है कि वो बार बार हमसे कट जा रहे हैं। डॉक्टर अतुल, आपने बहुत अच्छा विचार दिया है, बहुत अच्छा ज्ञान दिया है। निश्चित रूप से हमारे, आ गए हैं नीरज भाई, आ गए हैं नीरज भाई, आ गए हैं नीरज भाई, आ गए हैं। बोलिए, पूरी कीजिए बात, अपनी बात पूरी कीजिए। कह रहे हैं दुनिया में सबसे संक्रमित बीमारी आज भी कोई है, नेट पे भी सर्च कीजिएगा तो प्लेग है। क्या डॉक्टर साहब सही बोल रहा हूँ? सही बात नहीं, सही बात। दुनिया में अगर किसी आदमी को, मुजफ्फरपुर जिले में 10 आदमी को प्लेग हो जाए नीरज भाई, तो इस मुजफ्फरपुर में कोई नहीं बचेगा। सही बात, एकदम सही बात। लेकिन लेकिन आपने किसी हरिजन टोला में सुना है क्या कि कोई आदमी आज तक प्लेग से मर गया हो?
आपने किसी स्वीपर को, किसी रिक्शे वाले को, किसी ठेले वाले को संक्रमित कोरोना से सुना है क्या? आपने सुना है क्या कि सब्जी कोई बेच रहा था उसको कोरोना हो गया है मुजफ्फरपुर में? हुआ है ना, क्या आपके जानने में? नहीं एसी नहीं होता है। भोगियों के हुआ होगा नीरज भाई, एसी भोगियों को हुआ है मेरे जानने में, जो एसी में रहते हैं, पिज्जा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, बढ़िया बिस्तर पे सोते हैं, लेकिन मैंने आज तक नहीं सुना है कि कोई रोड पे सोने वाले को कोरोना हो गया है। सही और बात। नीरज भाई आप तो निश्चिंत रहिए कि आप किसान हैं, बढ़िया खाते हैं, बढ़िया जीते हैं, और शहर के बगल के किसान है, आपका सौभाग्य है। मेरा घर यहाँ से 45 किलोमीटर दूर है, नहीं तो हम लोग भी गांव में जाके रहते हैं। और मैं उन लोगों को बड़ी मूर्ख समझता हूँ कि जिनका घर पताही है, खरौना है, बगल में 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, वो भी चाहता है कि हम शहर में घर। अब शहर में घर काहे बनाना चाहता है हमको मालूम नहीं है। या तो कुछ मानसिक उनको रोग हो गया है, या दिखाने के लिए बना रहा है, या क्या काहे बना रहा है। क्या बात है डॉक्टर साहब, क्या मतलब है? आपका सही घर मान बात, लीजिए सही बात। पता ही है, आप मुजफ्फरपुर में घर बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं? नीरज भाई का घर लोसरी है, अच्छे गांव में वातावरण में रहते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, तो आप बिना मतलब संक्रमित होने जा रहे हैं। आप यूरिया से ज्यादा संक्रमित होइएगा। सही यूरिया से बात ज्यादा संक्रमण है कोरोना। ना। आप जो खा रहे हैं, तो नीरज भाई को तो है ना व्यवस्था कि नीरज भाई का अपना ऑप्शन है, डिस्क्रिप्शन है कि गोबर के खाद से खा सकते हैं, लेकिन मेरे पास डिस्क्रिप्शन नहीं है। मेरे पास 2 लाख रुपया भी खर्चा करके महीने में मैं गोबर के खाद से उपजाया हुआ सब्जी और अनाज नहीं खा सकता हूँ। आप नहीं खा सकते हैं, खा सकते हैं? सही नहीं। बात, सही बात। डिस्क्रिप्शन, इनके पास डिस्क्रिप्शन है, हम लोगों के पास डिस्क्रिप्टिव पावर नहीं है। हम लोगों को जो कहा जाएगा वो करना है। आप 200 रुपये खरीद के कीवी खा सकते हैं, आप सेब खा सकते हैं, लेकिन सेब में जब देख लीजिएगा इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड छिटाते हुए, तो हमको लग रहा है दुनिया में दोबारा कोई सेब नहीं खाएगा। नीरज भाई देखे हैं कि नहीं? सही हम बात। देखे हैं। जैसे ये 6 बार स्प्रे होता है नीरज भाई, सेब सेब के ऊपर, जड़ में मैं नहीं, सेब के मैं ऊपर जानता 6 बार स्प्रे होता है, यूरिया का नहीं, इंसेक्टिसाइड का। और जितना सेब जो खाएगा उतना बीमार हो जाएगा, उसको मालूम नहीं है। आज के डेट में सही बात। फ्रीजियन गाय का दूध जितना पीजिएगा, जर्सी गाय का दूध पीजिएगा, उससे ज्यादा बीमार होइएगा, क्योंकि वो गाय नहीं है। अब A2 मिल्क की सही, बात हो रही है, डॉक्टर साहब जानते होंगे A2 मिल्क। सही बोल। A2 मिल्क मतलब पहले दुनिया में बोला जाता था कि गाय, देसी गाय जो है ना, भारत का गाय बहुत बेकार गाय है, अंग्रेजों ने बताया। तो इन लोगों ने मान लिया, भारतीयों ने बोला का है, तो बोला मेरा गाय 18 लीटर दूध देता है। तुम्हारा क्या लीटर देता है? तो बोला 6 लीटर। कहा बेकार गाय है, मेरे यहाँ से सीमेंट ले जाओ, आर्टिफिशियल सीमेंट चढ़ाओ। और आर्टिफिशियल सीमेंट चढ़ाने का नतीजा हुआ कि पूरी दुनिया को डायबिटीज और हार्ट अटैक और हार्ट प्रॉब्लम हो गया। जानते होंगे डॉक्टर साहब। अब एकदम पूरी ये सब दुनिया में सही बात हो बात है, रही एकदम है सही कि बात है। देसी ब्रीड का गाय लाओ, भारत से सीमेंट लाओ। अब पूरी दुनिया में भारत का गाय जा रहा है। कंकरेज, गिर काऊ, कंकरेज, गिर काऊ, सही बात, सही बात। राठी, साहिवाल, उसकी बात हो रही है। सही बात। लेकिन भारत का आदमी, हमको लगता है इससे ज्यादा मूर्ख आदमी पूरी धरती पर पैदा नहीं लिया, क्योंकि जितना जल्दी आप एडॉप्ट होते हैं, इतना जल्दी पूरी दुनिया में कोई एडॉप्ट नहीं होता होगा। आपको बता दिया सही जाए बात। कि सिगरेट पीने से बहुत फायदा होता है, तो सवेरे से लोग सिगरेट पीना शुरू करते हैं। सही कि गलत? सही बोल रहे हैं, सही सही बात बोल है। रहे मैं डॉक्टर साहब अंग्रेजों ने से बताया कि आप शराब पीजिएगा तो बहुत। अतुल जी से मैं जानना चाहूंगा कि जिस दिन मुजफ्फरपुर में तीन तीन के जांच आ रहे थे, रिपोर्ट आ रहे थे कि तीन तीन संक्रमित हो गए, तीन संक्रमित हो गए, ये तीन का सिलसिला चल रहा था, उस समय हम ज्यादा भयभीत थे। आज 100 से जी, अधिक के आंकड़े हो गए हैं, तो हम भयभीत नहीं हैं। हमने जी। कोरोना से लड़ना सीख लिया है। आज जो रिपोर्ट जांच आ रही है, उसको देखते हुए आप बता सकते हैं कि मुजफ्फरपुर कोरोना में चरम पर है या डाउनफॉल पे जा रहा है? हम पहले से बेहतर हुए हैं? डॉक्टर साहब, आप दोनों से मैं पूछना चाहता हूं, क्या स्थिति है अभी मुजफ्फरपुर की? आप बेहतर हुए हैं और बेहतर होंगे। हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो रही है, कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है। जितना ज्यादा कम्युनिटी स्प्रेड होगा, जितना कम लोग मास्क पहनेंगे, मास्क कम पहनिएगा, ऑक्सीजन लेवल नहीं गिरेगा, और तब संक्रमित होइए तब बच जाइएगा। अगर मास्क पहनते हैं, ऑक्सीजन लेवल गिर गया, तो फिर भगवान मालिक है। डॉक्टर साहब ज्यादा बेहतर जानते होंगे। नहीं, सही बोल रहे हैं, ये बात डॉक्टर एकदम साहब, सही बोल रहे हैं। क्या सर? सही बोल रहे हैं।
तो नीरज भैया, आपने अगर मास्क पहना है तब आप संक्रमित हुए। बिल्कुल आप लोगों सरकारी ने बात नहीं करना है यहाँ, प्राइवेट। अच्छी जानकारी दी है और निश्चित रूप से हम इस कोरोना से उबरेंगे। है आता उत्थान जीवन में, कुछ दिन रहता है वह क्रम में, फिर आती है पतन की बारी, बधी विधान में दुनिया सारी। तो निश्चित रूप से जिस कोरोना का उत्थान हुआ है उस कोरोना का पतन भी होगा। कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा। इसी शब्द के साथ सही बात, हम आपसे बिल्कुल सही। विदा लेते हैं। फिर एक अच्छी मुलाकात आप लोगों के साथ, अच्छी चर्चा के साथ नहीं, उपस्थित होंगे। इतना जल्दी विदा ले नहीं देंगे। एक मिनट, और भी समय की बाध्यता है विनायक जी, समय की बाध्यता है। फिर से बात करता हूँ, फोन पे बात करता हूँ, फोन पे संपर्क करते हैं। फिर से एक चर्चा में आपको लेकर आएंगे, राजनीतिक चर्चा में आपको मैं लेकर आऊंगा। ये तो स्वास्थ्य पे हम लोग चर्चा करेंगे। विनायक जी हमारे एक बढ़िया कविता सुना दीजिए, खाली एक बढ़िया कविता सुना दीजिए, एक बढ़िया कविता सुना दीजिए। कविता के साथ भी मैं आऊंगा, आपके साथ आऊंगा, निश्चित रूप से। 2 मिनट, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अतुल जी, आपका भविष्य उज्जवल हो। आप अच्छे हैं, आपकी प्रैक्टिस अच्छे ढंग से चले, मैं शुभकामना करता हूं। इतने अच्छे डॉक्टर, इनके द्वारा ये परामर्श हमें मिला है। निश्चित तौर पर इन परामर्श को अगर हम सही तौर पर जीवन में उतारेंगे तो स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप लोग बहुत दोनों का।